वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। शुभ प्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है साना साना हाथ जोड़ पाठ का प्रश्नोत्तर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ पाठ का प्रश्नोत्तर। प्रश्न: झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर: गंतोक की यात्रा के दौरान लेखिका को रात के उस दृश्य के सौंदर्य में पूर्णतः वह खो गई थी। झिलमिलाती रात उसे रहस्यमयी प्रतीत हो रही थी। लेखिका के लिए आसपास के वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं था। उनका मन उस अविस्मरणीय दृश्य में समा गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ढलान की तराई में तारों की झालरें लटकी हों, जो अलौकिक लग रहा था। प्रश्न नंबर 2: गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उत्तर: सिक्किम भारत से मिलने से पूर्व एक स्वतंत्र रजवाड़ा था। आज यह एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं। केवल पुरुष ही नहीं, यहाँ स्त्रियाँ भी परिश्रमी हैं। सड़कों को चौड़ा करने के लिए वे पत्थर तोड़ने, पहाड़ी का कार्य करती हैं। पहाड़ी बच्चे पढ़ने के लिए साथ साथ मवेशी चराने, पानी भरने, जंगल से लकड़ियाँ लाने का भी काम करते हैं। स्त्रियाँ चाय के बागानों में भी काम करती हैं। यहाँ की इमारतें बहुत ही ऊंची और सुंदर हैं, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। प्रश्न नंबर 3: कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? उत्तर: युमथांग की यात्रा के समय लेखिका को बहुत सारी बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। जितेंद्र से पूछने पर पता चला कि बौद्ध उन पताकाओं को मंत्र लिखकर फहराते हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर पवित्र स्थान पर सफ़ेद रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं। प्रश्न नंबर 4: जितेंद्र नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी? बताइए। उत्तर: जितेंद्र नारगे लेखिका का सिक्किम यात्रा के दौरान ड्राइवर और गाइड था। उसने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उसने बताया, सिक्किम बहुत ही सुंदर प्रदेश है। उसकी राजधानी गंतोक है। गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। युमथांग का अर्थ है घाटियाँ। युमथांग जाने के रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलती हैं। यहाँ पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ मिलते हैं। सिक्किम के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। जगह जगह दलाई लामा की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ के लोग परिश्रमी होते हैं। औरतें अधिक परिश्रमी होती हैं, वे पत्थर तोड़ती हैं। प्रश्न नंबर 5: लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर: लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र के विषय में लोगों की मान्यता है कि वह धर्म चक्र है और जो उसे घुमाते हैं उससे सारे के पाप धुल जाते हैं। लेखिका को उस चक्र को देखकर ख्याल आया कि भारत में सभी लोगों की धर्म, व्रत, तीर्थाटन आदि के विषय में मान्यताएं एक जैसी हैं। देश के चारों कोनों में अलग अलग धार्मिक मान्यता होने पर भी सभी की आस्थाएं एक जैसी हैं। प्रश्न नंबर 6: जितेंद्र नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि क्या वह एक कुशल गाइड के गुण उनमें विद्यमान होते हैं। उत्तर: जितेंद्र नारगे एक कुशल गाइड था। एक कुशल गाइड को प्रदेश के भौगोलिक स्थिति का, विभिन्न स्थानों की जलवायु, उनके ऐतिहासिक महत्व की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे पर्यटकों के मनोरंजन के साथ साथ उनकी रुचि बढ़ानी भी आनी चाहिए। उसे प्रदेश के जनजीवन और सांस्कृतिक, खान पान इत्यादि का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7: इस यात्रा में लेखिका ने हिमालय के जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में बताइए। उत्तर: लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम यात्रा के दौरान हिमालय के अनेक रूपों का वर्णन किया है। कहीं हिमालय की गहनतम घाटियाँ हैं तो कहीं फूलों से लदी वादियाँ। जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे हिमालय का विस्तृत रूप सामने आता है। कहीं हरा भरा मैदान दिखाई देता है तो कहीं बर्फ से ढकी चोटियाँ, ऊंचाई से गिरते झरने, नीचे तेज गति से बहती तीस्ता नदी, ऊपर आकाश में मंडराते बादल, रात में स्वच्छ आकाश में झिलमिलाते तारे मानो अद्भुत सौंदर्य की छटा बिखेरते हैं। प्रश्न नंबर 8: प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? उत्तर: प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका मानो एक रहस्यमयी संसार में खो गई थी। हिमालय कहीं हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं परस्पर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला था। ऐसा लगता था मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी थी हो। हिमालय मानो बादलों की एक मोटी चादर ओढ़े नजर आता था। लेखिका चित्र लिखित सीमाया और छाया के इस अनूठे खेल को देखती जा रही थी।
प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन सी दृश्य झकझोर गए? उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को पत्थर तोड़ती पहाड़ी महिलाओं को देखकर आश्चर्य हुआ। वे शरीर से कोमल थी, किंतु उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कई औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे थे। उस स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख और जिंदा रहने की जंग को हो रही थी। उनके हाथों में पड़ी गांठें और फूले हुए पांव बता रहे थे कि साधारण लोगों का जीवन हर जगह कठिन है। प्रश्न नंबर 10, सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। उत्तर, सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में गाइडों, ट्रैवल एजेंसियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। सरकार तथा पर्यटन विभाग और स्थानीय लोग भी इसमें सैलानियों की सहायता करते हैं। होटल के कर्मचारी आदि पर्यटकों को दर्शनीय स्थलों की जानकारी देकर सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 11, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर, लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के विषय में कहा है जो पीठ पर बंधी डोकों में अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर श्रम करती हैं। ऐसा ही दृश्य वह पलामू और गुमला के जंगलों में भी देखा जा चुका है, जहां बच्चों की पीठ पर बंधे तेंदू के पत्तों की तलाश में आदिवासी औरतें बन डोलती फिरती हैं। उसे लगता है कि श्रम सुंदरियां वेस्ट एट रिपेइंग है, अर्थात ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटाती हैं। वे घर भी संभालती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं, श्रम करके धनोपार्जन भी करती हैं। यह बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है। सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों का निर्माण करने वाले श्रमिक या खेतों में कड़ी मेहनत करने के अनुपजाने वाले किसानों के बदले में बहुत कम मजदूरी या लाभ मिलता है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में बड़ा ही सहायक होता है। हमारे देश की आम जनता बहुत कम पाकर भी देश को प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर, आज की पीढ़ी द्वारा वृक्षों का अंधाधुंध रूप में काटा जा रहा है। इससे पहाड़ नंगे हो रहे हैं। इसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का खतरा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। नदियों के जल को प्रदूषित करने में भी आज की पीढ़ी आगे है। इन नदियों में कल कारखाने की गंदगी डाली जाती है। नगरों शहरों का कूड़ा तथा गंदगी को बहा दिया जाता है। अब देश की नदियाँ पवित्र नहीं रह गई। प्रकृति को बचाने के लिए हमारी भूमिका यह होनी चाहिए कि वृक्षों को काटने से रोका जाए, नए वृक्षों को लगाया जाए तथा उसकी देखभाल की जाए। नदियों में कूड़ा करकट अवशिष्ट पदार्थ न मिलाया जाए और उनकी स्वच्छता बनाई और जाए। उन साथ ही लोगों को प्रकृति की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। प्रश्न नंबर 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। उत्तर, सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है। प्रदूषण के और भी कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है। प्रदूषण के कारण मौसम में भी बदलाव आए हैं। नदियों का पानी दूषित हो रहा है। प्रश्न नंबर 14, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर, किसी भी क्षेत्र विशेष में दुकानें होने से व्यापारिक गतिविधियां के बढ़ने से आवागमन बढ़ जाता है। आवागमन के बढ़ने से सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट किया जाने लगता है और नुकसान भी होता है। कटाव पर दुकान का न होना एक वरदान ही है। सुख सुविधाओं के अभाव में वहाँ लोगों की भीड़ न होने से प्रकृति कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य वास्तविक रूप से विद्यमान होगा। प्रश्न नंबर 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था हम शिखरों के रूप में अद्भुत ढंग से की गई है। प्रकृति सौंदर्य में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब हाहाकार मचता है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन नदियों के रूप में हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। यह प्रकृति द्वारा जल संचय की अद्भुत व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर, फौजी का मुख्य कार्य देश की सुरक्षा होता है। वे हिमालय पर 30 डिग्री सेल्सियस पर तैनात होकर ठिठुरती ठंड से जूझते हैं। वे अपने घरों से दूर रहकर कार्य करते हैं। वे निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास आकर खाने, दवाइयाँ, पानी आदि की कमी होती है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनकी मदद पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? फौजी का मुख्य कार्य देश की सुरक्षा होती है। वे हिमालय पर 30 डिग्री सेल्सियस पर तैनात होकर ठिठुरती ठंड से जूझते हैं। वे अपने घरों से दूर रहकर
कार्य करते हैं। उन्हें निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास अब अक्सर खाने, दवाइयाँ, पानी आदि की कमी होती है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनकी मदद करें, उनका हर जगह सम्मान करें, आवश्यकता पड़ने पर उनके परिवारों की मदद करें। हमें उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें उन पर गर्व महसूस करना चाहिए, साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।